Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम लोग जो हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स. इम्पल्स जो है दैट इज़ द इफ़ेक्ट, आप कह सकते हो. ये इम्पल्स वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ. कोई भी फोर्स लग रहा है किसी छोटे से समय पर, या जो इम्पैक्ट हो रहा है फोर्स का, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एन इम्पल्स. और इसको हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स जो है इट इज़ फोर्स टाइम्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, फोर्स टाइम्स द टाइम जो वो समय ले रहा है, जितने टाइम के लिए फोर्स लगा हुआ है, यानी फोर्स इनटू द टाइम फॉर विच ये आपने फोर्स लगाया है, उसको हम इम्पल्स कहते हैं. एंड जो इम्पल्स होता है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. जो सारे एग्जाम्पल हमने सेकेंड लॉ में पढ़े थे, वहाँ से बड़ी आसानी से हम ये चीज़ें, चाहे हम इम्पल्स वर्ड का इस्तेमाल, एक थ्योरम हम आगे पढ़ने वाले हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कि ये कहती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो जैसे वो क्रिकेटर था, वो अपना हाथ नीचे की तरफ कर देता था तो वो टाइम बढ़ जाता था फॉर द चेंज इन मोमेंटम. सो दिस इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम. सो दिस इज व्हाट फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम है. तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आया हुआ है. सो यह वो जो इम्पैक्ट फोर्स का छोटे से समय के लिए पड़ रहा है, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की, दैट वाज कॉल्ड एज अ इम्पल्स. ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकली आप उसको निकालिए. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पल्स की डेफिनेशन के साथ. ठीक है, सो एन इम्पैक्ट, an impact of force for a short interval of time is called इम्पल्स. इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो वी कैन से इम्पल्स इज एनी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टाइम्स एनी फोर्स. इम्पल्स जो है, इम्पल्स इज इक्वल टू एनी फोर्स टाइम्स द टाइम for which the force act is your impulse. That means this is equal to force into ये टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, टाइम इज़ द सिंपल टाइम, फोर्स इनटू टाइम. तो इस तरह से इसकी इम्पल्स के लिए सिंबल कई बुक्स में आई होता है, कई बुक्स में जे होता है. आई और जे, एनीथिंग, both are correct. It's a vector quantity and it is acting, it is a vector quantity and direct in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है. और क्योंकि फोर्स इनटू टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, टाइम के लिए हो जाएगा सेकंड. सो न्यूटन सेकंड. इफ इट इज सीजीएस,
then it will be dyne second. ठीक है, you can write it as Newton second. So this is what we have if you want to go for the, क्योंकि जब भी हम फिज़िक्स में कुछ भी नई फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ते हैं हम उसके बारे में कैसी है, वेक्टर है, स्केलर है, ये आपके रजिस्टर के शुरू में मैंने हर जगह आपको कहा कि 3 पेजेस जो है छोड़ने आपने लिखा, न्यूमेरिकल वाले में नहीं, जो नॉर्मल जो रजिस्टर होता है उसमें जहाँ आप थियोरी कर रहे हैं, शुरू वाले में ज़रूर इस तरह से हर फिज़िकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखें ताकि आपको पता रहे कि सारे साल में आपने कितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं और क्या उनकी डायमेंशनल फार्मूला था. एनीवे ये सारे के सारे वैसे मैंने कवर किए हुए थे डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में, जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले. सो दिस इज़ CGS. फिर भी आप एक अलग से बनाइए अगर कोई छूट ना गया हो. देन डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ली जाए. और ये बात एक और याद रखनी है आपने बच्चे कि जैसे 10th तक क्या होता था, छोटा जो पूछा वही आंसर कर दिया, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं. 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, हाफ 1/4 मार्क्स के हिसाब से होगी. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो I इज इक्वल टू है फोर्स इनटू टाइम. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम. ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ना. टाइम से आपका टाइम कट जाएगा. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, ml डिस्प्लेसमेंट का t-1. सो अगर आप ये देखो इसकी डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी से मिल रही है, m मास, LT-1 वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी से. दैट इज, सो इसका मतलब इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम होती है. सो अब इसकी एक्सप्रेशन जो है ये निकाली, मैंने कहा कि इट्स एनी फोर्स टाइम्स द फोर्स इज बीन एक्टिंग. इसकी एक्सप्रेशन निकालने के लिए व्हाट विल डू इज, हम एक मानते हैं कि कोई कांस्टेंट फोर्स चलिए कि कुछ समय के लिए लग रहा है, ठीक है. लेट अ कांस्टेंट फोर्स, एक्सप्रेशन निकालनी है आपने. लेट अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F वेक्टर एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर स्मॉल इंटरवल. मान लीजिए dt, ठीक है, dt टाइम के लिए ये हो रहा है. तो जो इम्पल्स होगा, जो थोड़ा स्मॉल इम्पल्स, देन स्मॉल इम्पल्स will be di vector, ठीक है, इज इक्वल टू f वैक्टर फॉर दैट स्मॉल इंटरवल dt. अगर ये जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के ऊपर टाइम t1 से t2 तक लग रहा है, इफ फोर्स f acts from time t1 to t2, ये वेरिएबल है, then the above expression, integrating this above expression for this limit, then impulse को कैसे लिखा जाएगा, impulse will be this integral of di is equal to integral of f dt. t कितने टाइम के लिए बोला, t1 से t2. दिस dx का x आ गया, इधर f कांस्टेंट है, dt का t हो जाएगा, लोअर लिमिट t1, अपर लिमिट t2. ये चीज़ भूलना नहीं है. आप इंटीग्रेशन का जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, अगर कोई भी फंक्शन है x raised to the power n dx, अगर ऐसा फंक्शन है इसको लिखते हैं हम x
n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आंसर होता है इसका। जो भी पावर है, अगर सिर्फ सिंगल dx है, इसका मतलब क्या हो गया, ये है x रेज टू द पावर 0 dx। 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x की पावर 0, तो दिस विल बी x 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, तो आंसर आ गया x। कभी हम फट से बोल देते हैं कि अगर dx है तो सीधा x लिख दो, अगर कोई पावर होती तो फिर उसकी n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ आपके पास बच्चे क्या था, इट वॉज dt, तो dt का हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट t, लोअर लिमिट डाल दी, अपर लिमिट। अब हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सो दिस I विल बी इक्वल टू आपका जो इम्पल्स वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू f factor upper limit t2 minus t1, so this can be written as f delta t. So this way the expression for impulse factor is there. The time interval we talk about will give you the impulse. Now इसमें स्टार बना के यहीं पे लिख देती हूँ, सेम एज मोमेंटम ना, यहाँ पे चाहे आप लिख लो सेम एज लीनियर मोमेंटम। तो कभी अगर आपसे पूछें कि दो फिजिकल क्वांटिटीज बताएं तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल आल्सो देयर, ठीक है। नाउ विल गो फॉर बड़ी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स momentum theorem. This is for 2 marks question. So in impulse momentum theorem ये कहती है कि जो impulse होता है फोर्स का, impact होता है फोर्स का, that is always equal to the change in momentum. The theorem states that impulse of force is equal to change in momentum किसका, ऑफ द बॉडी। बड़ी सिंपल सी है। आज ये चीज़ हम बिल्कुल सिर्फ इस थ्योरम के फॉर्म में इसको दिया है, लेकिन आई कहाँ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही आई हुई है। सो विल यूज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, दिस इज द प्रूफ गिव, ये स्टेटमेंट है, प्रूफ करोगे आप इसको। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है, ऑफ मोशन, F is equal to dp, rate of change of linear momentum. So this can be written as dp vector can be written as F vector dt. I can write it like this. Now let at t equals to say t1, p is equal to momentum जो है वो p1 है, and t equals to t2, p is equal to p2. Integrating this equation under this limit, integrating equation 1 under these limits, what will happen, this is dp, p1 से p2 चेंज हो रहा है। हमेशा जब लिमिट्स डालते हैं तो आप उसी की डालेंगे जो चीज़ वेरी कर रही है। फोर्स तो आपका यहाँ कांस्टेंट है, dt आपका वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम t1 to
T2. सो दिस dp का आंसर क्या आ जाएगा p, क्योंकि कुछ है नहीं तो हम बोलते हैं डायरेक्ट, अभी बताया था dx का आंसर x, तो dp का आंसर p, लोअर लिमिट p1, अपर लिमिट p2, f तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल आपको dt का निकालना है, t1 t2, ये हो गया आपका p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f, इधर लिखोगे आप t. सो इसकी भी लिमिट लोअर लिमिट, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट, ये हो जाएगा f t2 माइनस t1. दिस टाइम इंटरवल दे टेक इट फॉर अ वेरी स्मॉल, if t1 t2 माइनस t1 इज इक्वल टू से डेल्टा t. ठीक है, then this will come f delta t. So what is f delta t? That is p2 minus p1. And what is this? p2 minus p1. This is change in momentum of the body. And what is this? Impulse. So f dot f into delta t. So this is what we have. This f delta t gives the impulse. So impulse is equal to the change in momentum. Clear? Now here you have the basic idea here कि इफ़ यू चेंज द बॉडी, अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, इस चीज़ के लिए अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस. वही न्यूटन्स, यही वाली बात है, उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं. सो दिस इज, इधर से ये पता लग रहा है इस इक्वेशन से, अगर चेंज इन मोमेंटम, अगर ये चेंज इन मोमेंटम क्या है? छोटा है, या जो भी चेंज इन मोमेंटम है उसके लिए कम टाइम लग रहा है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा. अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा. तो ये सारे जितने एग्जाम्पल हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से पिछले लेक्चर में प्रूव किए थे, आप वो सारे एग्जाम्पल्स को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का नाम लेकर भी प्रूव कर सकते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू दैट टाइम इंटरवल. सो जैसे कैच पकड़ने का केस था तो उसके लिए टाइम नीचे हाथ कर लेता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा. सो ऑल दोज फैक्टर जितने भी एग्जाम्पल थे, आप अगर ये नाम लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से करें तब भी फुल मार्क्स है, बट द एग्जाम्पल्स आर सेम. अब आता है ये इम्पल्स को आप ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि गिव ग्राफिकल मेथड टू मेजर पी. वहाँ क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं वो कि आप शो करिए. दिस इज ऑल्सो 3 मार्क क्वेश्चन, कई बार 2 में होता है, कई बार 3. दैट शो दैट एरिया अंडर FT ग्राफ, FT graph means force time graph, is equal to the impulse of given force during given time interval. क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं कि हाउ यू विल फाइंड आउट द इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स, हाउ यू विल फाइंड आउट द इम्पल्स विद ग्राफिकल मेथड. सो FT ग्राफ जो है, फोर्स टाइम ग्राफ. अब ये एग्जाम में आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हो सकता है, वेरिएबल फोर्स के लिए भी हो सकता है. सो फोर्स टाइम ग्राफ क्या है? अ ग्राफ showing the variation of force on a body with time. टाइम के साथ
कैसे वेरिएशन उसका हो रहा है उसको शो करती है फोर्स टाइम ग्राफ। सो इसमें हम दो केसेस लेंगे बच्चे। इसका फर्स्ट केस लेते हैं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। दो ही पॉसिबिलिटी है, फोर्स या तो कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? अगर ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी विद टाइम टेकिंग F on y axis and time on x axis। ये x axis है आपकी, ये y axis है। यहाँ पे आपने टाइम ले लिया इस तरफ को, और यहाँ आप फोर्स ले रहे हैं। अब क्या बोला है? फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। यानी अगर वो ये टाइम अगर हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, सो वट एवर टाइम इफ़ यू टेक, हर बारी जब ये मान लीजिए 0, ये 2 4 6 8 सेकेंड ऐसे जा रहा है, ये फोर्स यहाँ पे मान लीजिए 2 न्यूटन्स का है। तो जब 2 सेकेंड्स पे तब भी उतना ही फोर्स है, 4 सेकेंड पे भी उतना ही फोर्स है, 5 6 पे भी उतना ही फोर्स है, क्योंकि कांस्टेंट बोला उन्होंने वर्ड है ना। सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें कैसी मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो एज फोर्स इज कांस्टेंट, we get a straight line parallel to time axis. So if suppose we have this, यहाँ तक ले लेते हैं, ये टाइम O से लेकर मान लीजिए ये A है, ठीक है, दिस इज़ B, दिस इज से C। इस टाइम की बात करते हैं, इतने टाइम तक फोर्स इस पे जो है लगता रहा। सो इन्होंने पूछा क्या? शो दैट एरिया अंडर द कर्व। तो आप ले लीजिए F जो है, कैपिटल F, ऐसे नहीं लिखना इसको, है ना, जैसे सिंपल F में को रनिंग के F कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग on a body for time interval OA टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कितना? OC के बराबर। सो एरिया अंडर कर्व, फोर्स कांस्टेंट, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, कौन सी वाली? CB। मैंने पहले नाम नहीं रखा ना, इसको मैं लेती हूँ A B, इसको लेते हैं C, ठीक है। तो ये हो जाएगा OC। स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली? A B, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो एरिया अंडर कर्व AB will be equal to what? That will be equal to area of shaded region। शेडेड कैसा है? रेक्टेंगुलर रीजन है ना, रेक्टेंगुलर है, विच विल बी इक्वल टू वॉट? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज यू कैन राइट OA इंटू AB। वॉट इज OA? दैट इज फोर्स। यहाँ से यहाँ पे क्या मेजर हो रहा है? फोर्स। वॉट इज AB? सॉरी, OA इंटू AB, AB is parallel to OC. So that is force into time interval. So that is, what is the time interval? F into the time T. What is this F into T? That is J, which is your impulse. ये तो था बिल्कुल आसान सा, जब हमने क्या लिया? फोर्स को कांस्टेंट। अब अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सेकेंड कंडीशन हम इसमें लेंगे, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट।
बी पार्ट लेते हैं. फोर्स इज वेरिएबल. वो बदल रहा है, वो फोर्स इज वेरिएबल. सो नाउ बॉडी के ऊपर फोर्स वेरी कर रहा है. जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, यू डोंट नो कि कभी ज़्यादा कभी कम जैसे होगा, है ना. इफ सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपने फोर्स ले लिया इस डायरेक्शन में, इधर आप टाइम ले रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो स्टार्ट इंक्रीजिंग द फोर्स, मान लीजिए पहले बढ़ाते गए, फिर वो थोड़ा घटा दिया. तो ये हर क्षण जो है वेरी कर रहा है फोर्स. दिस इज़ व्हाट वी हैव. और अब आप मान लीजिए कि जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं, दिस इज से ओ मैक्सिमम तक वो ए पे गया, फिर बी टाइम तक आप बी तक पहुंचा, इतना आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं. ठीक है. सो इफ़ यू से जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स एफ इज योर वेरिएबल फोर्स whose magnitude or direction or both keep on changing, whose magnitude or direction or both changes. Acting on the बॉडी के ऊपर वो एक्ट कर रही है. ठीक है. नाउ अब ये वेरिएबल फोर्स है, तो टाइम इंटरवल को जो हमारा दिया हुआ है ओ बी इज द टाइम फॉर विच, टाइम इंटरवल बोलना चाहिए मुझे, टाइम इंटरवल for which variable forces या simple force is acting. अब कैसे निकालें इसको? अब इसमें भी एरिया अंडर कर्व निकालेंगे. तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, हम इस टाइम इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए ये एक छोटा सा मैं टाइम इंटरवल ले रही हूँ. ये देखो, ये मान लीजिए ए बी मैंने एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, इतना छोटा लिया ये टाइम इंटरवल कि ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है. तो हमारा वहाँ पे इम्पल्स का आइडिया आ जाता है ना. नाउ लेट अस डिवाइड the time interval, कौन सा वाला, OB into small intervals such that force F during this interval is constant. ठीक है. Now this जो इम्पल्स आएगा भी इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपने इसको डिवाइड कर दिया. नाउ उसका जो इम्पल्स होगा इस छोटे से इंटरवल के लिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इम्पल्स स्मॉल या small impulse
will be delta I is equal to what it will be, F delta t. ये होगा इम्पल्स, थोड़ा सा जो भी इम्पल्स आ रहा है, विच इज़ वॉट, विच इज़ इक्वल टू, ये F क्या हो गया ये, और डेल्टा टी हो गया ये छोटा, विच इज़ वॉट, एरिया ऑफ द स्ट्रिप. ये स्ट्रिप कौन सी वाली, सी डी, ए बी सी डी, राइट. बिकॉज एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज योर ए डी इंटू डेल्टा टी इज वॉट, ए बी. सो दैट इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप. दिस नाउ स्मॉल स्ट्रिप की बनी हुई है. सो जो टोटल इम्पल्स होगा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से t जो होगा, दैट विल बी समेशन ऑफ दिस इम्पल्स. ये तो हमने सिर्फ डेल्टा टी टाइम के लिए किया. तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक t टाइम तक ये फोर्स जो है आपका लग रहा है, टाइम इंटरवल फॉर विच द टाइम इंटरवल t ले लेते हैं, फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग. नाउ ये तो हमने छोटे से इसके लिए निकाला, तो वो आ गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप. नाउ the total impulse, जो टोटल इम्पल्स आपका होगा ऑफ फोर्स, वो क्या होगा, कैपिटल I ड्यूरिंग टाइम इंटरवल कितना, 0 to t. ये जो होगा that will be equal to how much, that will be equal to j, which is equal to what, summation of this delta I, or which can be written as summation of this f delta t. So that is equal to, ये क्या है, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स जोड़ जाएं तो sum of area of all strips, sum of area of all strips each of width, कितना, कितनी width हम लेंगे, each of them will be of the width delta t under force time graph from 0 to t. इसके अंदर this is what we have. Now if delta t जो है tends to 0, अगर ये 0 हो जाता है, then what you will do is you will write j is equal to limit delta t tending to 0 summation f delta t, and this when you put for the limit, integral comes. So integration 0 से t time के लिए f dt. So what is f dt now? This is equal to the sum of the area, that is area under ft graph. Is it clear? इसको आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे कि अगर मान लीजिए एरिया अंडर दिस ग्राफ है, सो बोलेंगे कि ग्राफ के अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो उनका समेशन हमें करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि पास पास पे पड़ी हुई है. देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द एरिया. ठीक है. नाउ दिस इज़ व्हाट एरिया अंडर दिस एफ टी ग्राफ आ गया आपका, या दिस एफ टी एरिया से स्टार्ट करके भी इधर को जा सकते थे. इट्स वन एंड द सेम. जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ दूसरा बता देती हूँ, अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तो वो गलत नहीं होगा. सो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ओ ए बी इज मेड अप ऑफ, यहाँ के बाद आप ये लिखते हैं ना, ओ बी को स्मॉल इंटरवल में इम्पल्स की डेफिनेशन ना लेके आप ऐसे कर दो कि एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी इज मेड अप ऑफ
large number of strips. Therefore, this area under curve OAB ये बराबर हो जाएगा summation of area of sum of area of small strips, which is equal to what? Summation of the force and the time. If you say dt टाइम ले लीजिए कि छोटा सा टाइम इंटरवल dt ले रहे हैं, so this will be equal to, और यू से राइट डेल्टा टी ही लिखते हैं, डेल्टा टी जैसे उसमें लिखा वैसे, फिर लिमिट डाल दीजिए डेल्टा टी टेन टू ज़ीरो, सो समेशन ऑफ एफ डेल्टा टी दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी. वॉट इज एफ डी टी? हमने पहले पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स. सो एरिया द कर्व इज इम्पल्स. ठीक है, हमने इम्पल्स से स्टार्ट किया, पहले स्मॉल इम्पल्स कैलकुलेट किया, फिर टोटल इम्पल्स. ये मैं कई बार जे लिख देती हूँ, वन एंड द सेम थिंग. इफ इट इज यू राइट आई और यू राइट जे. ठीक है, हमने आई लिया तो आई स्टार्ट विद आई ओनली. कई बुक्स में जे होता है, कई बुक्स में आई होता है. शुड रिमेंबर इम्पल्स. सो दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. क्लियर हो गया बच्चे? अब आते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पे. सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ कर चुके हैं. फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? फर्स्ट लॉ में बोला था कि कोई भी बॉडी के ऊपर जब एफ नेट जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कोई फोर्स उस बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, तो वो बॉडी डू नॉट, जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन डू नॉट चेंज द स्टेट. तो स्टेट क्या हो सकती है? रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है. तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन रहे, उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो है ई नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है दैट इज ज़ीरो. दिस वाज व्हाट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ में क्या बोल दिया कि अगर बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये आता है. इसमें दो तरह के फॉर्मूलाज बच्चे हमने किए थे. हमने कहा था पहले जो हम पहुंचे थे दैट वाज एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी कहा था हमने. ये वाले 5% केसेस रॉकेट प्रोपल्शन में हम इसको यूज़ करेंगे. यहाँ पर मास जो है वो कैसा है? वेरिएबल है. अगर वेरिएबल मास का केस होगा विल यूज़ दिस फॉर्मूला. 95% केसेस जिसमें मास कैसा है? कांस्टेंट है, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया था मास इंटू डी वी बाई डी टी, क्योंकि हमने इस वाले को ज़ीरो कर दिया था. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है. एंड दिस गेव आउट मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फोर्स लगाना है, आपने हमेशा याद रखना है कौन सा फोर्स? नेट फोर्स, क्योंकि फोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं बॉडी के ऊपर. एक बात ये याद रखनी है. दूसरी बात, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो फोर्स होगा किसकी डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे. ये बात भूलनी नहीं है. मैं आपसे पूछूंगी जब मैंने लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी कराना है, और फ्री बॉडी डायग्राम में तो इतनी बार हम यूज़ कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, आपको याद रहेगा. हमेशा जो फोर्स है, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन, बॉडी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो उसके ऑपोजिट लगता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं. अगर किसी एंगल पे है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, एंड वी सी आउट की कौन सा कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में आ रहा है. इज इट क्लियर? नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ में दो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है बच्चे? हर बॉडी जितना, अब ये यूनिवर्स में ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने बनाया, उन्होंने पहले ही बताया कि दो बॉडीज के बीच में हमेशा देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगाती है उतनी दूसरी बॉडी पहले पे लगाती है, चाहे वो दूर हो, चाहे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी चिपकी हुई हो. दिस देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. जैसे ये ब्लॉक रखा है, इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स. ऊपर की तरफ को जो नॉर्मल रिएक्शन है, सो एम जी किस पे लग रहा है? ब्लॉक के द्वारा इधर को लग रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, इस सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर को लग रहा है। तो हर ये फोर्स जो है कभी भी अकेले नहीं होते। आप ऐसे बोलो कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं होगा, ये आइसोलेटेड फोर्स नहीं होते। जैसे आइसोलेटेड चार्ज आप रख सकते हैं, लेकिन आपने मैग्नेट देखा होगा, तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसको तोड़ दो, छोटे छोटे 2 टुकड़े कर दो, तब फिर से नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, पेयर में ही होते हैं। वैसे ही फोर्स है, फोर्स भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि न्यूटन के जो तीसरा लॉ था, उन्होंने क्या बोल दिया कि एवरी एक्शन, मैंने वर्ड 2 यूज़ किए, एक्शन और रिएक्शन वर्ड इस्तेमाल किया ना। जैसे मान लो ये आपने, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ये इस बच्चे ने फुटबॉल को मारा, फुटबॉल उड़ के चली गई, तो इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो क्या था, एक्शन। और जब आप फुटबॉल को जोर से मारते हो, मारने के बाद क्या होता है, जब बॉल चली जाती है तो आपकी टांग जो है वो थोड़ी सी आप पीछे की तरफ को आती है। जितने फोर्स से, ज़्यादा फोर्स से मारोगे उतना पीछे को आती है। तो जो ये टांग पीछे को आई, लेग बैकवर्ड है ना, ये आई, ये रिएक्शन है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। तो इसमें बड़े मज़े की बात है कि न्यूटन ने तो सीधा बोल दिया थर्ड लॉ में कि एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, रिएक्शन। किसी भी बॉडी का पे जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उन्होंने तो ये कहा कि जो भी आपके वॉट एवर एक्शन जो हो रहा है, देयर इज, हर एक्शन के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए। लेकिन ये बॉल तो गया आगे को, तो ये कैंसिल क्यों नहीं होते, बिकॉज एक्शन किसके ऊपर हुआ, बॉल के ऊपर हुआ, रिएक्शन किसके ऊपर हुआ, आपकी टांग के ऊपर हुआ। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट, बिग बट है, एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। ये हमेशा पेयर, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। अब आप प्यार से बोलेंगे, आपको प्यार से जवाब मिलेगा, गुस्से से बोलेंगे, सामने वाला गुस्से से बोलेगा। होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि आप गुस्सा भी करते जाओ, सामने वाला प्यार ही बरसाता रहेगा। होना वैसे वही चाहिए कि अगर सामने वाला बेवकूफ़ी कर रहा है तो हमें नहीं करनी चाहिए, बट एनी हाउ नॉर्मल लाइफ है। तो ये फोर्सेस जो हैं, जो भी एक्शन वो करेगा वो चीज़ उसके ऊपर रिएक्शन करेगी। अब आप बोलोगे कि जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एक्शन और बराबर हैं, तो बॉल इतनी दूर चला गया, उतना ही फोर्स इसने इसकी टांग पे लगाया है, ये दूर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स दोनों पे सेम है, लेकिन मास, बॉल का मास छोटा है, बॉडी का मास ज़्यादा है, इसीलिए जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन होगी, जिसकी मास कम होगी उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो मास किसकी ज़्यादा है, मास ऑफ बॉल इज स्मॉलर देन मास ऑफ बॉय, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉय। ठीक है, तो ये एक जस्ट जनरल सा मैंने एग्जाम्पल दिया। नाउ लेट्स सी, स्टेटमेंट चलते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जी का थर्ड लॉ। ओके, so what does the law says, to every action, to every action there is
an equal and opposite reaction. ये हुई स्टेटमेंट. उसके बाद एक स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे. दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन जो है साइमल्टेनियस होते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ ये होते हैं. ठीक है, साइमल्टेनियस एंड दे एक्ट, ये सबसे मेन चीज़ है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, this is the main highlight of this law. So action and they never act on the same body. If they will act on the same body, कोई बॉडी हिलेगी नहीं, जितना उसके ऊपर एक्शन करेंगे वो उतना कर देगी, वो वहीं की वहीं रहेगी. द बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू मूव. वो सारी चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम में ही रहने वाली है. सो अब जो ये है, कोई हम बॉल नीचे को फेंकते हैं, ज़ोर से नीचे को हिट कर रहा है, वो बॉल ऊपर को बाउंस हो जाती है ना. तो वो न्यूटन के ही इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो हियर दिस फोर्स यू कैन से एक डायग्राम्स अभी ड्रॉ कर देना इसमें. सपोज दिस इज वन बॉडी. चलो यहाँ सिर्फ इतना लिख दो. एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, रिएक्शन. यानी कि अगर मान लीजिए FAB फोर्स ऑन B बाय A एंड FBA फोर्स ऑन, पहले लिखना चाहिए A आया था ना, ऑन A लिखो पहले, है ना, ऑन A बाय B. ये B पहले है तो ऑन B बाय, गलत नहीं है पर ऐसे ही मैंने B डालेगा. सो दिस FAB विल बी इक्वल टू माइनस FBA. पर देखो ये है A के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है B, ये B के ऊपर फोर्स लगा रहा है. दिस इज सपोज द सरफेस, यू हैव अ बॉडी A, यू हैव अ बॉडी B. तो A B पे जो फोर्स लगा रहा है और B A पे लगा रहा है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट हियर. सो नाउ इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं. सो कोई भी दो बॉडीज़ हैं, whenever they interact with each other they have this, एक को हम एक्शन बोल लेंगे तो दूसरा उसका रिएक्शन हो जाएगा. अगर इसको मैं एक्शन बोलूँ तो ये क्या होगा, उसका रिएक्शन. ठीक है. सो whenever the two bodies interacts with it, they exert equal and opposite forces on each other. और एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. पहला केस लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है लग रहा है. सो नंबर वन, दैट वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ओनली. Is walking possible due to third law? Now see what happens. मेरी फोटो बनाने की वो है नहीं. सपोज दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, ये आप मान लीजिए कि इनका
किसी आपका पैर है, अब इसने जो है फोर्स धरती पे लगाया है ना, दिस इज अर्थ। तो जो फोर्स पैर ने धरती पे लगाया, अब इसके हम कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। ये फोर्स लगाया नीचे की तरफ को, पैर से धरती को दबाया, तो धरती पैर को पे फोर्स लगाएगी एंड दैट दिस इज द रिएक्शन। ये हो गया जी इसका रिएक्शन। तो ये जो इसके कंपोनेंट्स होंगे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर को इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि जितने एंगल पे ये मान लीजिए इसने एंगल ड्रॉ से फोर्स नीचे को लगाया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये हेल्प करेगा वॉक करने के लिए। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके वजन को बैलेंस कर देगा, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन वॉक ऑन द ग्राउंड, क्या होता है, he pushes the ground with his shoes, वो अपने जूतों से जो है उसको ग्राउंड को पुश करता है, pushes the ground with his shoes called क्या, एक्शन। ये हो गया आपका एक्शन। देन ग्राउंड ऑल्सो पुशेस, किसका पुश करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्ट्स ऑन दी, पुशेस दी फुट ऑफ मैन called reaction। एक्शन में कौन है आपका F, रिएक्शन में कौन आया आपका R। नाउ ये जो बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से ये चीज़ हुई है। तो यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर हेल्प्स टू वॉक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, एंड vertical component of V of R balances the weight of the person. Hence your third law helps in walking, ठीक है। और बड़ा कॉमन सा, जिन बच्चों को तैरना आता है उनको भी पता होगा स्विमिंग में कैसे होती है, हाउ डू वी स्विम, ठीक है। हाउ डू वी स्विम, इसमें कैसे है, ये आपका क्या बोलेंगे, मैडम की ड्राइंग इतनी अच्छी है, पानी है, ये आपका स्विमर है। इसमें जब ये स्विम करता है तो ये अपने हाथ से क्या करता है, पानी को, वाटर को पीछे की तरफ फेंकता है ना, ये इसकी एक्शन हो रही है। पानी को इसके हाथ में डाला और पानी क्या करता है, पानी का रिएक्शन होता है,
वाटर का जो है, जो वाटर है वो आगे को धक्का देता है, आदमी पानी को धक्का देता है. सो दिस एक्शन कौन कर रहा है? मैन कर रहा है ऑन वाटर. और रिएक्शन वाटर ऑन मैन. तो इस तरह से वो तैर जाता है. सो you can write this as man while swimming man pushes water back. This is action. And water pushes man फॉरवर्ड. रिएक्शन, जितने फोर्स से वो पानी को पीछे फेंकता है उसका रिएक्शन है. एंड हेंस ही स्विम्स, आसानी से स्विम करता है. दिस इज व्हाट वी हैव. अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में. ये मैं सारे नहीं लूँगी यहाँ पे, आपको सिर्फ ऐसे दे रही हूँ हिंट करके. जैसे रॉकेट का एग्जाम्पल लेते हैं. तो ये रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर फ्यूल्स होती हैं, वो सारी फ्यूल्स जलती हैं तो नीचे की तरफ को सारी गैस जो है वो नीचे की तरफ आती है. तो वो फोर्सफुली गैस नीचे को फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ को ये मोशन हो जाता है. ये आपका रिएक्शन है, ये आपका एक्शन है. ठीक है. सो गैसेस प्रोड्यूस इन द कंबशन मिक्सचर जो रेयर रॉकेट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ को है और वो मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. दीज आर द सम एग्जांपल्स. अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. एक और तुमने देखा होगा, जब बोट होती है, कभी आप लोग अगर गए हैं बोट पे तो जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका बोटमैन होता है, दिस बोटमैन ये क्या करता है, जो उसकी वो जो क्या कहते हैं वो होती है, एक उसके पास उसने रॉड सी रखी होती है, और जब उसने ये बैंक पे बिल्कुल कोने पे ऐसे रखी है, भी उसने चलानी है, तो वो कोन जो उसका एज है वहाँ पे उस रॉड से ऐसा धक्का मारता है बैंक पे. तो धक्का मारने से क्या होगा, जितने फोर्स से वो उधर को धक्का मारता है उसको, तो उतना ही फोर्स क्या होगा, जो एज है इसकी रिवर की वो इसके ऊपर मारेगी और ये बोट जो है पानी में चली जाती है. ये भी एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं. चलिए अब देखते हैं हमारे आज के न्यूमेरिकल के पिटारे में क्या क्या है. सिंपल न्यूमेरिकल्स ही लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिए हैं मैंने. ओके, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ एन एवरेज फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. आपको फोर्स दिया हुआ है बच्चों 2 न्यूटन का, एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिली सेकेंड. ये बस इनका ध्यान रखना है. टाइम कितना है, 10 मिली सेकेंड. यहीं पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, मिली देखेंगे घबरा जाएंगे. वो 10 मिली सेकेंड ही तो है. दैट मीन्स दिस इज 10 into 10 raised to the power minus 3 second. खत्म. Which can be written as what, 10 raised to the power minus 2 second. ये 1 है और 3 minus 1 minus 3 minus 2 हो जाएगा. टाइम खत्म. फाइंड द चेंज इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी. इम्पल्स भी निकालना है. इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स निकालने को बोला है, और फाइंड द चेंज इन मोमेंटम बोला है. चेंज इन मोमेंटम, दो चीज़ें निकालने को बोला है. आपको मालूम है फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दोनों ही में सेम होता है, लेकिन अब इम्पल्स तो निकालना है. एंड डेफिनेशन के हिसाब से इम्पल्स इज़ व्हाट, फोर्स इनटू टाइम. फोर्स दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं. फोर्स कितना दिया है, 2 न्यूटन्स.
टाइम कितना दिया है 10⁻⁻², सो कितना हो गया 2 इंटू, अब तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, न्यूटन सेकेंड. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव. और दोनों चीज़ें सेम ही होनी है. इम्पल्स भी यहाँ पे ये आपने लिख दिया तो सेम. चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो 2 इंटू 10⁻. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पल्स दिया है. अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg वेरीज विद टाइम. अच्छा एक ओके ये फोर्स लगा हुआ है यहाँ 4 न्यूटन है, ठीक है, डायग्राफ में दिया हुआ है 4 न्यूटन फोर्स. फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. मास दिया हुआ है आपको ए ये है, इसलिए इसको स्टार्ट कर रही हूँ. मास इज 1 kg एंड फोर्स इज डायग्राम से पता लग रहा है इट इज़ 4 न्यूटन. द इम्पल्स ऑफ द फोर्स निकालने को बोला हुआ है. अब ग्राफ देख के इम्पल्स निकालना है, तो इम्पल्स निकालना तो दैट विल बी द एरिया अंडर दिस कर्व, है ना. सो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ. कैसा एरिया है आप देखो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम लग रहा है ना, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी. OABC. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हमने उधर में भी किया था ग्राफिकल मेथड से जब हम निकालते थे. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between them. अब हाफ पैरेलल साइड कौन होगी, AB इंटू सॉरी प्लस दूसरा क्या है, दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, OC. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, इधर नाम कुछ रख दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ABC D ले लेते हैं, दैट इज BD. हाफ हो गया. AB कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 4 है, ये 2, ठीक है. दिस इज टाइम सेकेंड्स में, सेकेंड. तो AB कितना है 4 - 2, 2 सेकेंड्स. ये 2 सेकेंड्स का है, ये कितना है 6 सेकेंड्स का है ना, 0 से लेके 6. तो ये हो गया आपका 2 + 6 इंटू ये कितना है, फोर्स के पैरेलल है 4 न्यूटन. समझ में आ रहा है ना, ये सेकेंड्स में है क्योंकि ये पूरा 6 सेकेंड्स, ये इधर से 4 न्यूटन है. दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 4 न्यूटन सेकेंड. 2 4 इट इज 16 न्यूटन सेकेंड. ये आ गई थी आपकी इम्पल्स. सेकेंड पार्ट क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अब वेलोसिटी, वहाँ तो मोमेंटम पूछा था, हमने सीधा सिंपल कर दिया. अब वेलोसिटी पूछी है तो विल सी कि पहले उसकी मोमेंटम क्या थी. आप इनिशियली उसकी वेलोसिटी स्टार्ट तो यहाँ से हुआ 0 से, या फोर्स लगा नहीं था, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया. सो इम्पल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही होता है ना. सो इम्पल्स इज 16, या आई राइट इट एज I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, M फाइनल वेलोसिटी माइनस M इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यही होगा. I can write it as final momentum minus initial momentum. तो M V final माइनस V initial. आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है. इम्पल्स ये 16 हो गया, ये मास M निकाल लीजिए. V फाइनल आपसे पूछा है माइनस V इनिशियल, आप इसमें देख के बता दीजिए. दिस इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था 1 kg, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है माइनस 0, इनिशियली वो 0 पे. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, V फाइनल विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल ऑफ मास इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ दिस मच. एक आपका
अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह से इस पर बनाते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव साइड को वो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी है ना, बॉल ऑफ मास दिस मच मास दिया हुआ है, कितना 0.2 kg, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन ली, 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है आपको दी हुई इन्होंने, इससे वो जा रही है, यू लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि डिफ्लेक्टेड बाय अ बैट, इधर पे बैट्समैन खड़ा, उसने उसको भेज दिया इधर 30 डिग्री पे उसने बॉल मारी। इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन इज 10, यहाँ को वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली गई। फाइंड द इम्पल्स ऑफ द बॉल, आपको बॉल की इम्पल्स निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना था। लेट मी सी वेयर इज द पेज, मैंने सीधे क्वेश्चंस ले लिए, इसमें है जगह पे रीड। थोड़ा सा एक चीज़ इससे पहले हम इसके कंपोनेंट के फॉर्म में भी इम्पल्स को देख लेते हैं डायरेक्टली। ऐसे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप बच्चों को थोड़ा सा आइडिया इसका भी देती हूँ मैं, कि मान लीजिए इम्पल्स इन प्लेन कैसे निकालना है अपने। जे की जो वैल्यू है, इफ़ यू हैव दिस इम्पल्स, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जे आई वेक्टर, इम्पल्स जो है इट्स आई वेक्टर in I vector in a plane, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होना है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। सो प्लेन में अगर आप ले रहे हो तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये आपका प्लेन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैसे ही इसी तरह से दे दिया, ये एक्स डायरेक्शन होगी, ये वाई है, ये डायरेक्शन आपका मान लीजिए आई वेक्टर का है, ठीक है, तो थीटा एंगल पे है। तो this can be written as, this I vector can be written as Ix I cap plus Iy j cap, ऐसे लिख सकते हैं। Now what will be this Ix? This is impulse in x direction, so that will be equal to how much? Impulse in x direction, so that will be equal to आपकी change in momentum in x direction, ऐसे लिखेंगे। change in momentum क्या हो जाएगा, मास आप बाहर निकाल लीजिए बॉडी का, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम दिस। सिमिलरली आपका आई वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। एंड दिस वेक्टर वो तो आपको लिख ही लिया। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी। अगर एंगल की डायरेक्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम जैसे हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब चीज़ों के लिए लिया, वैसे इधर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा विल बी इक्वल टू, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हो, परपेंडिकुलर में वाई कंपोनेंट आ जाएगा, इसमें एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या है, दैट इज जे वाई बाई जे एक्स, दिस इज व्हाट टैन थीटा है ना। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, फ्रॉम हियर आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ आई वाई अपॉन आई एक्स। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, कभी कभी मैं जे लिख दे रही हूँ उसको, सेम वन आई एन इम्पल्स, ये कंपोनेंट न्यूमेरिकल्स में ऐसे करना है। अब ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे इसको देखें, अब इन्होंने ये देखो यहाँ पे दे दिया कि ये आपकी बॉल, इधर से आपकी बॉल आ रही थी है ना,
और नेगेटिव साइड को जा रही थी, तो ये कितना हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, और ये इधर को जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे 30 डिग्री पे जा रही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आप इसमें क्या क्या इम्पल्स, बॉल की इम्पल्स निकालनी, यानी आपको आई जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस आई इज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये कितना है, तो आई विल बी वॉट, अब ये दो टू प्लेन में, प्लेन की बात हो रही, तो आई इज़ इक्वल टू आई एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। दिस इज़ द फॉर्मूला भी है। अब हमें आई एक्स चाहिए और आई वाई चाहिए। आई एक्स वॉज वॉट, चेंज in momentum of ball in x direction, that will be equal to final momentum in x direction minus final momentum, sorry, initial momentum in x direction, which will be equal to m final velocity in x direction minus initial velocity in x direction। ये आ गई आपकी आई एक्स की वैल्यू। ये इसका मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो ये चाहिए, और आई वाई क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये चीज़ें हमें चाहिए, अभी डायग्राम से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसे मास तो दिया हुआ 0.2 kg, ये सारी चीज़ें चाहिए। सो वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो ये दी हुई है, इनिशियल ये है वी इनिशियल, और ये है आपकी वी फाइनल। आपको वी इनिशियल दी हुई है, वो भी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में आ रही है ना, वो आ रही है आपकी -15, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वी फाइनल दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फाइनल आपको एक्स डायरेक्शन में चाहिए, वाई डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट्स लिखोगे। सो वी फाइनल इन एक्स, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट होगा, दैट इज, ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये होगा वी एफ कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू वी एफ कॉस थीटा। हाउ मच इज वी एफ, 10 कॉस 30 डिग्री, सो दिस इज 10 cos 30 is under root 3/2, so this will be equal to 5 under root 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन और क्या चाहिए, ये हो गया आपका। फिर v इनिशियल इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ये है, विच इज़ इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर ये भी हो गया आपका। फिर v फाइनल इन y डायरेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू वी एफ, ये फाइनल y डायरेक्शन ये है, x डायरेक्शन ये है, तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, v फाइनल साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 10 साइन 30, विच इज़ 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये भी निकल गया, दिस इज़ ओके। v इनिशियल इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इनिशियली y डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, थी ही नहीं, सो वी आई इनिशियल जो है, वी इनिशियल इन y डायरेक्शन इज 0। अब आप इनमें इक्वेशंस में डाल दीजिए, आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू है 0.2, वी एफ एक्स दैट इज 5 under root 3, और क्या है, माइनस वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी है, वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन -15, सो दिस इज इक्वल टू 0.2
इंटू 5 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 15. ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट. आई विल नॉट डू द कैलकुलेशन पार्ट, आप ये अपने आप करेंगे. 5 इंटू कितना होता है ये 1.73 प्लस 15. सो दिस इज कैलकुलेशंस आप करिए इसको. 5 को फिर 573 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है. ठीक है, सो अगर चलो ये वाला मैं थोड़ा सा कर ही देती हूँ. इस विल बी हाउ मच? 5 3 15 कैरी 1, 5 7 35 36, 3 कैरी 5 1 5 8. अरे अपने आप करना है इसको, मैं नहीं करूँगी. प्लस 15 कर देते हैं, कितना हो जाता है 0.2 इंटू प्लस करो 23.625 नहीं 65 ना. 15 प्लस 8 23.65. आगे कर लेना. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल हैव सम वैल्यू हियर. सो उसके बाद दूसरा क्या है? आई वाई. वाई डायरेक्शन में कितना है? एम हो गया. वी एफ वाई इज 5 माइनस 0. सो दिस इज 0.2 इंटू 5. ये अच्छा है 1 न्यूटन. सो नाउ यू कैन फाइंड आई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स स्क्वेयर प्लस आई वाई स्क्वेयर. ये जो वैल्यू आएगी डाल के यहाँ निकाल लेना. ठीक है, योर आंसर शुड कम आउट टू बी समवॉट 4.83 न्यूटन सेकेंड. ये देख लेना, इतना आना चाहिए. लंबा हो गया, बस ये 3 न्यूमेरिकल से सिंपल से ये करवा देते हैं. उसके बाद स्टॉप द वीडियो. अब ये 4th है. अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. मास दिया है आपको 20 kg, मूविंग विद द स्पीड आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा. व्हेन अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, देखो वर्ड यूज़ किया है रिटार्डिंग फोर्स. सो द फोर्स इज इक्वल टू -40 न्यूटन, क्योंकि ये क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है. एक्सेलरेटिंग फोर्स होता तो पॉजिटिव लेते. दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. ये तो तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ से वाला क्वेश्चन आ गया. सो हियर यू हैव फोर्स आपको पता है, वेलोसिटीज़ हैं, तो आप यहाँ पे कैसे टाइम निकालेंगे? v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT. पहले तो आपको फोर्स के न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. सो फ्रॉम सेकेंड लॉ acceleration will be equal to force upon mass. Force is how much? -40. How much is the mass? 20 kg. So this will be equal to your -2 force is minus this is Newton and this kg, so this acceleration will come out to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये भी SI में, सारे SI में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे. सो योर टाइम चाहिए आपको. सो टाइम विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. v कितना है? 0 माइनस 5 अपॉन -2. सो दिस विल बी -5 by -2, सो इट इज़ 2.5 सेकेंड्स. ठीक है, और कैलकुलेशंस प्लीज़ देख लेंगे. कोई प्लस माइनस की हो तो ज़्यादा चिंता ना किया करो, इतना आप बच्चे कर भी सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉइन ऑफ 10 ग्राम लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ फ्लोर. ये रहा आपका फ्लोर, इसके ऊपर ये 10 पैसे का कॉइन है, 10 ग्राम का है ये. ठीक है, इट्स वेट 10 ग्राम का है. तो आपसे पूछ रहे हैं द सरफेस क्या निकाला? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ को, विच विल, दिस इज द रिएक्शन दे आर आस्किंग. तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द वेट mg. सो रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू, रिएक्शन फोर्स
विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द कॉइन, कॉइन के वेट के बराबर ही होगा, दैट इज़ इक्वल टू mg। तो आपका 10 ग्राम का वो है, तो अब यहाँ देखिए g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो ग्राम में है, तो m इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसको kg में करना है, तो 10/1000 से डिवाइड करोगे तब वो kg में होएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, अब ये डाल दीजिए वैल्यू, 10 × 10⁻³ × g को क्या बोला है 10 ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ +1 + 1 कितना हो गया 1 - 3 + 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन। ये तो आपका रिएक्शन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड आ गया इतना। डायरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट टू द वेट, सो डायरेक्शन कहाँ होगा अपवर्ड। अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप लिख देंगे अपवर्ड, ऊपर की तरफ। क्लियर? अच्छा, ये और सिंपल सा एक और क्वेश्चन है बॉय, थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिटिंग ऑन अ चेयर, आप जैसे चेयर पे बैठे हुए हो, तो हाउ मच रिएक्शन एक्ट बॉय ऑफ 30 kg वेट भी नहीं दिया क्या, मैं चलो वो 30 kg मान लेते हैं 40, सो बॉय ऑफ 30 kg 30 किलो का बच्चा जो है वो बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, तो आपको एक्शन भी निकालना है रिएक्शन भी। सो एक्शन क्या होगा, दैट विल बी वेट ऑफ द बॉय। कितना होगा वेट ऑफ द बॉय mg, तो m कितना है 30 × 10, सो 300 न्यूटन। कहाँ को होगा डाउनवर्ड। एक्शन is equal and opposite to reaction, therefore reaction क्या होगा that will also be 300 न्यूटन। ये डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा अपवर्ड। खत्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर लेक्चर। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक इस पे कमेंट सेक्शन पे लिखें, या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।